अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम यानी कि सेकंड ईयर का जो चैप्टर 7 हम कर रहे थे उसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ़ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी कि ए और बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और ये जो पी पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी यानी कि लाई करेगा या कहीं पर भी मौजूद होगा। ठीक है, और आपको सिचुएशन कंडीशन ये दी हुई कि आपने ये शो करना है, शो डैट ये करना है कि जो लेंथ है ए बी की वो बराबर होनी चाहिए हाफ ऑफ ए बी के, यानी कि आपने लेंथ ए पी की निकालनी है और ए बी की निकालनी है और फिर इस कंडीशन में आप दोनों तरफ जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपने जो है ये प्रूफ कर दिया कि हाँ ये जो पी पॉइंट था इस ए बी के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा था और उस ए पी पॉइंट ने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। तो इस तरह से ये सवाल प्रूव होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना ली है जिसमें हम यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट रख लेते हैं और ए पॉइंट की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 4 और 2, बी हमारे पास क्या है 8 और 4। ठीक है, पी कहीं पर भी बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ कहीं पर भी बना सकते हैं आप पी पॉइंट। ठीक है, इस पी पॉइंट की जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है वो 2 और 1 दी हुई है आप। तो ए हमारे पास हो गया 4 2 और बी हमारे पास हो गया 8 4 और पी पॉइंट हमारे पास है 2 और 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले कंडीशन के मुताबिक, यानी कि जो कंडीशन लिखी हुई थी हमारे पास, कंडीशन क्या थी कि शो हमें ये करना था, शो डैट कि ए पी की जो आपके पास लेंथ है, लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम ए पी की लेंथ फाइंड करेंगे पहले, फिर हम ए बी की फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कि टू फाइंड लेंथ ऑफ ए पी, तो यहाँ पर हम ए और पी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम ए अपने पास लिख लेंगे, हमारे पास जो पॉइंट ए है वो है 4 2 एंड पी हमारे पास क्या है 2 और 1। इसकी लेंथ निकालेंगे किस तरह से, x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस के फॉर्मूले की मदद से। अब हमारे पास यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो लेंथ थी आपके पास, ए पी की लेंथ निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए पी लिखेंगे। इसके बाद x2 आपके पास क्या है 2, x1 आपके पास क्या है 4। यहाँ से देख सकते हैं x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 4 है और ये होल स्क्वायर भी लगा है इस पे। y2 हमारे पास क्या है 1, y1 हमारे पास क्या है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -2 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे -1 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आपके पास √5 आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ए पी की ये लेंथ जो है ये आपके पास आ रही है। अब इसी के नीचे आप जो है या इसी के साइड में एक कॉलम बना लेते हैं हम। ठीक है, जहाँ पर हमने ए पी निकाला था इसी के साइड में हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ए बी का डिस्टेंस टू फाइंड ए बी की लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं। ए हमारे पास क्या है 4 2 एंड बी हमारे पास क्या है 8 और 4। अब यहाँ से x1 y1 पहले वाले पॉइंट पे रखेंगे, x2 y2 दूसरे वाले पॉइंट के लिए और डिस्टेंस का यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली a और b का है तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी और x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 है, x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 है और y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4, y1 की हमारे पास क्या है यहाँ 2। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, फिर आपके पास बचेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 जो कि आपके पास आएगा 20। 20 को अगर आप रूट में ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा 4 2 2 4
4 5 या 20, 2 का पेयर आप बाहर निकाल लें तो ये देखिए 2√5 आपके पास आएगी लेंथ किस चीज़ की, ए बी की लेंथ आएगी। ठीक है, अब आपने जो कंडीशन आपके पास थी वो क्या थी कि ए पी की जो लेंथ है वो बेसिकली हाफ ऑफ ए बी के आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ए पी की जो लेंथ आई थी वो √5 आई थी और ये हाफ एज इट इज, और ए बी की जो लेंथ आई है वो क्या, ये 2√5। तो ये 2 से 2 जब आप कैंसिल करेंगे तो √5 और √5 देखें बचेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सेटिस्फाइड हो गई है। इसका मतलब वो पी पॉइंट जो है वो ए बी की लेंथ से कहीं भी मौजूद है और उसकी वजह से हमने जो ए बी की लेंथ निकाली, ए बी की निकाली और उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। यहाँ हम कह देंगे हैंस प्रूफ, कि आपने साबित कर दिया। अच्छा, अब देखें हम जो है इससे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको देखें ये एक लाइन सेगमेंट दी हुई है एम और एन, इसी तरह पी और क्यू, यानी कि ये आपके पास 4 पार्ट है। एक पार्ट आप समझ लेंगे कि भाई किस तरह से एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकलता है, तो आप बाकी 3 पॉइंट का भी निकाल सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई वाली वैल्यू को, यानी कि ये -4 और 2 जो है एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपने इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ मेंशन किया हुआ कि आपके पास जो है एम पॉइंट और ये एन पॉइंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका आपको जो है बेसिकली ये मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये मिड पॉइंट। तो देखिए मिड पॉइंट का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है। आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लें। तो भाई हम जानते हैं मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। इसमें यहाँ पहले पॉइंट को x1 y1 हम कहेंगे और x2 y2 कहेंगे। जैसे हम पीछे डिस्टेंस निकालते थे, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम x1 y1 का इस्तेमाल करते थे और सेकंड पॉइंट के लिए हम x2 y2 का इस्तेमाल करते थे। अब यही वैल्यू जो है आप सपोज करें इस मिड पॉइंट को p का नाम दे दें, तो ये मिड पॉइंट की जगह हम लिखेंगे p = x1 की वैल्यू क्या है -4 और प्लस फॉर्मूले का और x2 की वैल्यू -4। तो दैट इज प्लस फॉर्मूले का और ये x2 की वैल्यू -4 जब आप पुट करेंगे तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये वाला 4 एज इट इज यहाँ पर लिख दें अपॉन 2। y1 क्या है आपके पास 2 प्लस फॉर्मूले का है और देखें y2 की जब आप वैल्यू पुट करेंगे या y2 माइनस का है तो ये वाला प्लस और वो वाला माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 2 एज इट इज। इसके बाद माइनस माइनस प्लस -8 आ गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म, यानी कि 0 बचा और ये डिवाइड बाय 2। पी पॉइंट में फिर आप देख सकते हैं ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आते जा रहे हैं, यहाँ से कैंसिल करें 2 1 2 4 तो -4 बचा, 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो पॉइंट आया है -4 और 0, ये आपके पास इस लाइन का जो है यानी कि m और n का जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है और ये जो है p पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे -4 और 0। इसी तरीके से आप बाकी 3 पार्ट भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी कि एक पॉइंट आपके पास एक लाइन सेगमेंट का पहला 4 और -1 है, दूसरा आपके पास पॉइंट जो है इस लाइन का यानी कि लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं 4 और 3 है। तो यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट बन गई, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है, उसका हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, मगर उसको हम कैसे पता लगाएंगे, हमें देखिए कंडीशन यहाँ दी हुई होगी इन द रेशियो। आपको वो पॉइंट जो है वो रेशियो में दिया हुआ कि वो जो इस लाइन सेगमेंट के दरमियान एक पॉइंट है, बीच में कहीं पर भी है वो एक रेशियो आपको दिया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर मौजूद है। देखिए आपको रेशियो दिया हुआ है 3:1, ये आपके पास रेशियो कहलाएगा। ठीक है, और हमारे पास 2 किस्म के फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो लाइन अगर अंदर से कहीं से ब्रेक हो रही है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये देखें ये एक मार्कर है, ठीक है, अगर इसको आप कहीं से भी ब्रेक करते हैं, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट अंदर से ब्रेक हो रही है। ठीक है, अगर अंदर से ब्रेक होगी इसका मतलब पॉइंट जो है इंटरनल डिवीजन का कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हमें जो पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर लाइन सेगमेंट जो दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, वो क्वेश्चन नंबर 7 में लाइन सेगमेंट दी हुई है। यहाँ एक लाइन बना लेते हैं और उस लाइन को आप पहले पॉइंट को कह दें भाई ए का नाम देते हैं 4 -1, और जो दूसरा पॉइंट है आपके पास वो क्या है बी, उसको आप नाम देते हैं 4
बी नाम देगा 4 और 3 पॉइंट दिया हुआ उसका, ठीक है, यानी कि वैल्यू कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 4 और 3। ये हमारे पास x1 y1 रहेगा, ये हमारे पास x2 y2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इस लाइन के जो है आपको रेशियो दिए हुए 3:1। 3:1 का मतलब क्या, देखें अगर मैं लाइन के पीसेस कर दूं 1 2 3 4 पार्ट कर दूं, तो जो 3 पार्ट होंगे वो लेफ्ट साइड पर होंगे और 1 पार्ट राइट साइड पर होगा। तो 3:1 का मतलब क्या, देखें अगर मैं लाइन को यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ ना, देखिए मैंने लाइन के कितने पीस बना ली, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये फिर इसका 3rd पार्ट, इसका फिर आप 4th पार्ट दे दें, ठीक है। तो मैं 3:1 को कैसे देखिए ब्रेक कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में मैं 3 पार्ट रख रहा हूँ, 1 2 3, ये 3:2, ये 3 बन गया, और ये 1 का मतलब ये वाला पार्ट। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये बेसिकली वो पॉइंट होगा जिसको आप नाम पी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो कि ये शो कर रहा है कि 3 टुकड़े 3 पीसेस लेफ्ट पर है हमारे पास। अच्छा, रेशियो को हम ना m से शो करते हैं, तो यानी कि हमारे पास जो m1 है, यानी कि जो रेशियो है लेफ्ट साइड पे 3 पार्ट पे बेस कर रहा है, तो ये 3 है, और राइट साइड पे क्या है m2, वो हमारे पास 1 पार्ट है। और आपने सवाल देखा कि 3:1 जो उसने रेशियो बोला हुआ है, बेसिकली वो हमें हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू दी हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन के रेशियो आ गए हैं, और ये हमारे पास ए और बी पॉइंट है। अब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, और इंटरनल डिवीजन की मदद से इस पी पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ देखिए लिख लें कि हम जो है यूजिंग कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का देखिए फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सही, फिर कॉमा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें इनकी वैल्यूज को आपने क्या करना है, पुट करना है। m1 आपके पास क्या था, 3, तो सबसे पहले कुछ नहीं करें, आप देखें इस तरह ना ब्रैकेट लगा दें यूं, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी हो। ये आपने ब्रैकेट लगा दी, यहाँ m1 या y2 आ जाएगा, या m2 या y1, और ये m1 और m2, ठीक है। अब m1 हमारे पास क्या था, 3, ये m1 3 आ गया, ठीक है, और m2 हमारे पास क्या था, 1, नीचे तो m1 m2 ही रहेगा, दैट्स इट 3 और 1, तो ये तो हमने नीचे तो m1 m2 3 और 1 लगा दी, 3:1 रेशियो था हमारे पास। x2 की वैल्यू पॉइंट से आप देख लें, ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए देखें, ये हमने x1 y1 और x2 y2 लिखा हुआ, यहाँ से आप इनकी वैल्यू देखकर पुट कर लें। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 4, और m2 हमारे पास कितना है, 1, x1 हमारे पास कितना है, 4, m1 मेरे पास 3, y2 मेरे पास यहाँ से देखें 3, और m2 मेरे पास 1, और y1 मेरे पास -1। आपने जब ये वैल्यूज पुट कर लेनी है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 4 are 12, 1 4 are 4, और 3 + 1 4। इसी तरह यहाँ पर भी 4 आएगा, 3 3 are 9, प्लस माइनस माइनस, और 1 1 are 1। इसके बाद 4 + 12 करेंगे 16, 9 - 1 8 अपॉन 4, इसको कैंसिल करें, 4 1 are 4 4 16, 4 1 are 4 2 are, तो आपके पास क्या आ रहा है, 4, 2। ये आपने इस पी पॉइंट के यानी कि पॉइंट निकाल लिया, जो कि इंटरनल डिवीजन हो रहा था, इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करा था, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली वो ये है, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट्स पी क्यू आर, 3 पॉइंट दिए हुए, आर द मिड पॉइंट, यानी कि ये 3 पॉइंट जो है आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है, किस चीज के, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एक साइड है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स हैं, उन साइड्स से ये तीनों जो है मिड पॉइंट है। मैंने यहाँ पर देखें फिगर बनाई हुई है, आप ये थोड़ा देखें, ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल जो कि ए बी सी है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है साइड है, देखें ये ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, और ए सी एक लाइन है, ये तीनों जो है हमारे पास है, ये साइड्स हैं एक ट्राइंगल की। अब उस ट्राइंगल के साइड्स के जो मिड पॉइंट है ना, देखिए ए बी का जो मिड पॉइंट है पी है, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो आर है। तो बेसिकली सवाल में उसने ये कहा था कि ये जो पी क्यू आर है, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल के मिड पॉइंट है। आपने इनकी मदद से क्या करना है, कह रहा है फाइंड इट वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर, ये ट्राइंगल के कॉर्नर ए बी सी, तो आपने ए बी सी की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें इसको। सबसे पहले आपने करना यह है
कि जो पहला पॉइंट आपके पास है ए, इसको x1 y1 कहते हैं, बी पॉइंट को x2 y2 कहते हैं। ये थोड़ा सा सवाल लेंदी होगा, मगर अगर आप समझ कर इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। और सी पॉइंट को x3 y3 कहते हैं आप। ठीक है, जब आप कह देंगे फिर आपने करना क्या है कि देखें जो ट्रायंगल की जो अलग अलग साइड है इसके ऊपर काम करना है। जैसे कि ए से लेकर बी तक एक लाइन को नोटिस करें, गौर करें, ये ए से लेकर बी तक एक लाइन है, जैसे हम पीछे भी मिड पॉइंट के फॉर्मूले पढ़ कर रहे हैं। ए से बी तक की लाइन अलग आप लेंगे, उसको आप कंसिडर करेंगे कि भाई कि ये मिड पॉइंट है उस लाइन का, तो उस मिड पॉइंट की मदद से पहले ए बी के लाइन के ऊपर हम काम करेंगे, फिर हम काम करेंगे बी सी के लाइन के ऊपर, जिस बी सी पॉइंट का मिड पॉइंट क्यू है। फिर इसी तरीके से हम काम करेंगे ए सी लाइन के ऊपर, यानी कि हमने हर एक लाइन के ऊपर अलग अलग काम करना है। ये शुरू में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जाकर आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए ये ए बी लाइन को ना ऊपर से कॉपी कर रहे हैं, इस तरह से छोटा सा अपने लिए बना रहे हैं। हमने लिख लिया भाई हमारे पास P पॉइंट -2 और 2 है, और A हमारे पास क्या है x1 और y1, B पॉइंट हमारे पास क्या है x2 और y2। अब याद रखिएगा बात, जैसे मिड पॉइंट हमें इस लाइन का दिया हुआ है तो एंडिंग पॉइंट तो x1 y1 x2 y2 होते हैं, मगर जब भी कोई फॉर्मूला को गिवन हो, जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला गिवन है, तो उस वैल्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हमेशा हम x और y कहते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के अंदर मिड पॉइंट गिवन है, तो इसलिए मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा। अच्छा, मिड पॉइंट के फॉर्मूले को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि x वाला पार्ट अलग लिख लें, x वाला पार्ट x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, कॉमा y वाला पार्ट जो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। अभी जो x और y है बेसिकली ये मिड पॉइंट की वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, और ये x1 y1 आपको पता है ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज यहाँ पर आती हैं। तो x मेरे पास यहाँ पर क्या है -2, और x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर x1 ही है, x2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है x2 ही है अपॉन 2। सही, y वाली वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 2, y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ y1 ही है, और y2 की भी यहाँ पर y2 ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये डिवाइड वाली वैल्यूज को आप ले जाएं लेफ्ट साइड पे, तो 2 2 4 बन जाएगा ये x1 प्लस x2। इसको आप एक ना इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। ये भी देखें आपके पास 4 बन जाएगा, y1 प्लस y2, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से आपने जो है एक लाइन दूसरी ले लेनी है। कौन सी लाइन थी नेक्स्ट वाली हमारे पास, B और C। तो B जो था हमारे पास क्या था x2 और y2, और C जो हमारे पास है वो क्या है x3 और y3। तो देखिए यहाँ पर अब पहले हमारे पास लाइन में x1 y1 x2 y2 स्टार्ट होता है। अब जाहिर से B से जब हम लेंगे तो जाहिर से उसके जो पॉइंट हमने रखे हैं वो x2 y2 और x3 y3। तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पर x1 y1 लिखें, ताकि जब फॉर्मूले में हमारे पास x1 की वैल्यू पुट करनी हो तो वहाँ पर x2 आएगा, और जब y1 की वैल्यू पुट करनी है मिड पॉइंट के फॉर्मूले में तो वहाँ पर y2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये वाली सेकंड वैल्यू x2 y2 कर लें, ताकि x2 की वैल्यू की जगह पर x3 पुट कर सकें और y2 की वैल्यू की जगह पर y3 पुट कर सकें। इसका जो मिड पॉइंट दिया हुआ था क्या दिया था, q दिया हुआ था 2 और -1, ये हमारे पास xy होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 y2 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी 2, ठीक है, और x1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर x2 है, और x2 की वैल्यू क्या है x3 है अपॉन 2, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर y2, और y2 की वैल्यू क्या है y3 अपॉन 2। अब डिवाइड वाली वैल्यूज को यहाँ पर ले लें, 2 2 4 x2 प्लस x3 अपॉन 2, 2 1 2 -2 y2 y3 अपॉन 2। सही, इसको जो है सॉरी यहाँ पर ये जो है हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हम डिवाइड में दोबारा लिखेंगे, दोबारा क्यों लिख दी मैंने, तो आप इसको जो है इसको मिटा दें। ठीक है, तो देखिए ये हुआ गया कि 2 2 4 हो गया आपके पास, x2 x3 आपके पास आ गया, ये 2 1 2 हो गया, और y2 y3 आ गया। इसको भी हम क्या देंगे, एक इक्वेशन का नाम देंगे। पहले हमने 2 इक्वेशन बना ली थी, अब ये हमारे पास कौन सी है, थर्ड वाली है। ये वाली कौन सी बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है हम थर्ड लाइन को भी यानी कि बना लेते हैं, जो हमारे पास ए और सी है, ठीक है। तो हमने देखें यहाँ ए सी लाइन भी ले ली। ए हमारे पास जो पॉइंट है x1 y1 और सी पॉइंट हमारे पास क्या है x3 y3। तो पहले पॉइंट को हम x1 y1 लिख लेते हैं और दूसरे पॉइंट को हमेशा हम x2 y2 कहते हैं। और इस ए सी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो क्या है r है। तो यहाँ लिखते हैं r को -1 और 4, जो हमारे पास x और y कंसिडर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लें आप, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 y2 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आपके पास -1 और x1 की वैल्यू x1 ही है और x2 की वैल्यू क्या है x3 ही है अपॉन 2। y की वैल्यू क्या आपके पास 4, y1 की वैल्यू y1 ही है और y2 की वैल्यू आपके पास y3 है। 2 से इसको डिवाइड में, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेंगे 2 1 2 हो जाएगा, तो -2 x1 x3, इसको इक्वेशन 5 का नाम देंगे। 4 पीछे बन चुकी है आपके पास, 4 2 8, y1 y3 और इसको आप इक्वेशन 6 का नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपके पास जो है 6 इक्वेशन आ चुकी हैं, 6 इक्वेशन आ चुकी हैं। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें कि जो लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी वो x वाली आ रही थी और राइट साइड पे जो थी वो y वाली आ रही थी, ठीक है। यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 हमने इक्वेशन बनाई है, तो ऑड नंबर वाली यानी कि लेफ्ट वाली 1 3 और 5 आप नोट करिएगा, ये 1 3 5 इक्वेशन जो होंगी ये हमारे पास क्या होंगी x वाली होंगी। और जो इवन वाली इक्वेशन होंगी यानी कि आप नोट करें 2 4 और 6 ये y वाली होंगी। तो आपको इस सवाल का मैं एक छोटा सा एक हिंट बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपने 6 इक्वेशन बनाने के बाद करना क्या है, पहले आपने ऑड वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी कि 1 3 5 को, वहां से आपके पास x1 x2 x3 निकल आएगा। यानी कि देखें ये आपने वर्टिसेस फाइंड करने ना a b c, तो यहाँ से x1 यानी कि x की वैल्यू, यहाँ से x2 इस b पॉइंट की x की वैल्यू और x3 यानी कि c पॉइंट की x की वैल्यू, तीनों वर्टिसेस की x की वैल्यू आप पहले निकाल लेंगे तीन इक्वेशन को सॉल्व करके और इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। 1 3 5, तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 3 एंड 5, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 3 और 5 में अगर देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 जो थी वो बेसिकली, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 3 जो है बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 1 और 3 को लिख लेते हैं। 1 हमारे पास क्या है -4 इज इक्वल टू x1 x2, ठीक है। और इक्वेशन 3 जो हमारे पास है, इक्वेशन 3 लिख लें यहाँ पर इसको, इक्वेशन 3 जो हमारे पास है 4 x2 और x3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को 1 और 3 को पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने वो पहले कहा कि 1 3 5 पहले सॉल्व की जाएंगी, तो इसमें से मैं 1 और 3 को पहले ले रहा हूँ। तो अब आप नोट करें कौन सा इसमें से आपको सेम वेरिएबल नजर आ रहा है जिसको हम एलिमिनेट कर दें, खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ x2 और x2 है ना, मगर मसला यहाँ पर भी प्लस का, ये भी प्लस का है। तो मैं क्या करूँ, अगर इक्वेशन 1 को सॉरी इक्वेशन 3 को मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि 1 से करवा दूँ, तो क्या करूँगा मैं, साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो मैं साइन चेंज करूंगा तो ये x2 और x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -4 ये -4 क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। ये ऊपर वाला x1 एज इट इज आ गया, ये वाला आप कंसीडर साइन किया जाएगा, ठीक है, x3 का माइनस का x3। तो ये देखिए दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक नई इक्वेशन हमारे पास आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, 6 तो हमारे पास पहले से बनी हुई थी, इसको आप 7 का नाम दे दें। अब आपके पास एक नई इक्वेशन जो है वो 7 आई है, और पीछे जो इक्वेशन 1 3 5 थी उसमें से कौन सी इक्वेशन बची हुई थी, आपके पास 5 बची हुई थी। अब आप क्या कुछ नहीं करेंगे, 5 और 7 को सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से ये दो इक्वेशन सॉल्व किए। तो यहाँ लिख लें 5 इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, ठीक है। और ये जो 7 आपके पास है ये इसको यहाँ लिख लें, 7 आपके पास है ये -8 इज इक्वल टू x1 माइनस x3। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नोटिस कर लें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा नोट करना है कि कहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करना है, कहाँ पर हमने इसको ऐड करना है। ऐड यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x3 और x3 देखें दोनों सेम है, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक की साइन प्लस है और एक की माइनस है। जब भी वेरिएबल की अपोजिट साइन होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनको यहाँ पर प्लस माइनस करके खत्म कर दिया।
और माइनस माइनस प्लस -10 आ गया, और ये x1 और x1 कितना हो गया 2x1। इसको इस तरह से लिख लें 2x1 लेफ्ट साइड पे, -10 को राइट साइड पे, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर ये x1 यहीं रहेगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -5, ठीक है। अब आपने ये x1 की वैल्यू जो है क्या करनी है, इसको जो है आपने पुट करना है, किसमें, इक्वेशन 1 में 3 में 5 में, किसी में भी पुट कर दें, क्योंकि x1 तो आपके पास निकल कर आ चुका है। x1 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में 1 3 5 में, किसी में दिल चाहे कर दें पुट, वहां से आपको x2 x3 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x1 की जो वैल्यू है, लिख देते हैं भाई पुट करने जा रहे हैं x1 की वैल्यू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अब यहाँ आपने लिख लें कि भाई -4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो -4 एज इट इज, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -5 प्लस x2। फिर ये देखिए -5 को जब मैं लेफ्ट पे करूंगा तो -4 प्लस 5 इज इक्वल टू x2। फिर आप इसको इस तरह से लिख लें, x2 को यहाँ पर और प्लस माइनस करेंगे तो 5 में से 4 निकलने के बाद 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x2 भी आ गया। फिर आप जो है -5 जो है x1 की वैल्यू आप इक्वेशन अगर 5 में पुट करते हैं, यानी कि यही वाली वैल्यू जो आपने x1 की -5 की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में पुट करी, अगर यही आप वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दें, यानी कि मैं इक्वेशन 5 लिख लेता हूँ, तो आपके पास x3 भी निकल आएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं पुट कर रहे हैं हम x1 की वैल्यू -5 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है, -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। तो -2 इज इक्वल टू, ये x1 की जगह पर देखें -5 आ गया, प्लस x3, 5 को लेफ्ट पढ़ लिया, -2 प्लस 5 इज इक्वल टू x3। तो x3 की वैल्यू आपके पास क्या रही, प्लस माइनस करेंगे 5 में 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से नोटिस करें कि x1 की जो वैल्यू थी -5 आई थी, x2 की जो वैल्यू थी वो आपके पास 1 है, और x3 की जो वैल्यू आपके पास आई है वो +3 आई। तो इस तरह से मैंने कहा था ना कि x1 x2 x3, यानी कि आपको ये जो ट्राइंगल हमारे पास है यहाँ पर x1 x2 x3 निकल आएगा पहले और इक्वेशन को सॉल्व करने से। अब इसी तरह से सेम हम काम करेंगे किस चीज के लिए, y वाली के लिए, यानी कि इवन इक्वेशन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 4 और 6 को जो है हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास है, मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन 2 हमारे पास है 4 इज इक्वल टू y1 y2, और इक्वेशन 4 जो हमारे पास है -2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, ठीक है। तो आपने नोट किया था जब हमने ऑड इक्वेशन जब सॉल्व की थी, यानी कि 1 और 3 जब हमने सॉल्व की थी, तो हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया था और फिर उसके बाद जो इक्वेशन उससे निकली थी और नेक्स्ट इक्वेशन 5 बची थी उनको हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर भी ये करेंगे 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, क्योंकि यहाँ देखें y2 सेम है मगर साइन सेम है। तो साइन जब सेम होगी जाहिर सी बात एलिमिनेट तो नहीं होगा ना, एक की साइन को अपोजिट होना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्टिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या छोटा सा लिख भी दें अपने लिए कि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं किसको, इक्वेशन 4 को फ्रॉम 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने चेंज कर दिया, यहाँ से y2 और y2 प्लस माइनस ये देखें कैंसिल हो गया, ये +2 है और ये +4, तो कितना बन गया 6। ये y1 आपके पास आ गया, ये वाला माइनस कंसिडर किया जाएगा y3 का साइन, तो माइनस का y3। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी बनेगी, पीछे 7 बन चुकी थी, ये हमारे पास 8 होगी। अब ये वाली 8 और यहाँ ऊपर कौन सी बची थी 6, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे आप ऐड कर लें, जैसे हमने पीछे किया था x के साथ। तो यहाँ लिख लें भाई इक्वेशन 6 पहले, इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है, 8 इज इक्वल टू y1 y3, ठीक है। और इक्वेशन 8 हमारे पास क्या है, ये वाली ऊपर वाली 6 इज इक्वल टू y1 और ये y3। तो यहाँ से देखें ये y3 प्लस माइनस होकर खत्म हो रहा है, तो ये 8 + 6 करेंगे 14, ये 1 और ये 1 y कितना है 2y1, 2y1 को यहाँ लिख लें लेफ्ट साइड पे, 14 को राइट साइड शिफ्ट कर दें। तो आपके पास देखें y1 इज इक्वल टू 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, तो y1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 7। इसी तरह जब आपके पास y1 की वैल्यू 7 आ गई तो y2 y3 भी निकाल सकते हैं, यानी कि इवन इक्वेशन जो 2 4 और आपके पास 6 है, इस y1 की वैल्यू को आप किसी में भी पुट करेंगे तो वहां से y2 भी निकल आएगा और y3 भी निकल आएगा, ठीक है। तो चलें इसको पुट करते हैं। तो y1 की वैल्यू हमारे पास जो है 7 है, हम यहाँ लिखते हैं भाई पुट करने जा रहे हैं हम y1 की वैल्यू 7 इन इक्वेशन नंबर, जो पहली इक्वेशन इवन इक्वेशन हमारे पास है वो है कौन सी इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगी 4 इज इक्वल टू y1 और ये y2,
4 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 7 पुट करें और ये y2, फिर ये 7 को लेफ्ट पे करें तो 4 माइनस 7 इज इक्वल टू y2, y2 इज इक्वल टू -3, तो y2 भी आपके पास आ गया। इसी तरह से ये जो y1 की जो वैल्यू आपके पास है ये वाली, इसको अब आप पुट करें क्योंकि हमें तो y1 y2 तो मिल चुका है, y3 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 6 में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, हम पुट करने जा रहे हैं y1 की वैल्यू 7 इन इक्वेशन नंबर 6। तो 6 में पुट करने से क्या होगा, 6 इक्वेशन पहले लिख लेते हैं कि 8 इज इक्वल टू y1 y3, तो 8 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 7 आ गई और y3 यहाँ से निकालेंगे, 7 को लेफ्ट पर ले आए तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू y3, y3 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास तीनों आ गए। y1 आपके पास 7 आया था, y2 आपके पास -3 है एंड y3 आपके पास क्या है 1। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो a हमारे पास क्या था x1 y1, और b हमारे पास जो था वो x2 y2, और c हमारे पास जो था x3 और y3 था। तो अब आप उनके नीचे जो है इनकी जो है वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो x1 x2 और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो आए हैं वो हम इसको यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं, ठीक है। x1 हमारे पास जो था वो था -5 और y1 आपके पास जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, y1 हमारे पास जो है ये रहा 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 7, x2 हमारे पास 1 था, y2 हमने क्या निकाला है, y2 हमारे पास है -3, सही। तो देखिए ये मैंने -3 लिख लिया, और x3 हमारे पास था 3 और y3 हमारे पास क्या है 1, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास आप ये देख सकते हैं कि जो वर्टिसेस हमने निकालने थे a b c के वो हम निकाल लिए, -5 7 1 -3 और 3 1, और यही हमारा आंसर है।